हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 5 के हिंदी व्याकरण के 3rd चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है शब्द विचार। तो शब्द विचार से तात्पर्य है कि शब्दों पर विचार करना ही शब्द विचार कहलाता है। जैसे शब्दों के भेद, शब्दों के आधार, शब्दों के रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इन सब पर चर्चा करना ही शब्द विचार कहलाता है। अब है नीचे दिए गए या जो नीचे दिए गए शब्द हैं उन पर ध्यान देना है। तो नीचे शब्द हैं, पहला है तितली, दूसरा है लड़का, तीसरा है पपीता। आप देख सकते हैं बच्चों कि देखो तितली है, लड़का है और पपीता है। फिर इसके आगे तो ऊपर दिए गए शब्दों की रचना एक से अधिक बाणों से के मेल से हुई है। तो नीचे जो बाण दिए हैं इनकी रचना एक से अधिक बाणों से मिलकर, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बाणों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक बाणों का जो मेल होता है, जो उनसे सार्थक ध्वनि निकलती है, उसे शब्द कहते हैं। अब है तितली है, ता है, ई है, ता है, आ है, ला है, बड़ी ई है, तो हो गया तितली। लड़का है, तो लड़का देखो हमने आपको वर्ण विचार में पढ़ाया है कि बाणों का विच्छेद भी पढ़ाया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ला है, आ है, डा है, आ है और का है। तो देखो कोई भी व्यंजन होता है वो आ की स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसके पीछे आ लगाया जाता है, और जो मात्रक होता है उसके साथ मात्रा भी लगाई जाती है। अब है इन सभी से किसी ना किसी अर्थ का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक बाण मिलते हैं और उनकी सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जो उनका सार्थक मेल होता है उन्हें शब्द कहते हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि जो भी शब्द लिखेंगे उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं माना जाता। आगे है शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण है, तो पहला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। अब सार्थक क्या होता है तो हम सार्थक बताएंगे आपको। अब सार्थक है तो कह सकते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो जो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक है, घर है, कमल है, लड़का है, पेड़ है, गरीब है, भोजन है, नदी है, पपीता है, हाथी है, बंदर है। तो तमाम प्रकार के शब्द हैं जिनका अर्थ होता है। अब सार्थक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोमार्थी शब्द होते हैं। तो पहला है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची होता क्या है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें समानता पाई जाती है, किनमें समानता, कि उनके अर्थों में जो समानता पाई जाती है, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पहाड़ का पर्यायवाची होता है अचलगिरी, पर्वत, भूधर, जैसे अग्नि का आग, पावन, दहन। तो ये कई प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। कई शब्दों के तमाम पर्यायवाची होते हैं। हमने आपको आग का भी बता दिया, धरती का धरा, भूमि, भू, तो भी पर्यायवाची होता है। जैसे घोड़ा का अश्व, अश्व, तुरंगबाजी है। अब दूसरा है एकार्थी शब्द।
तो ऐसे शब्द जिनमें सदा एक ही अर्थ प्रकट होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक है, लोहा है, आकाश है, दीवार है। तीसरा है अनेकार्थी। तो अनेकार्थी क्या होता है? जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में, ऐसे शब्द जो प्रयोग के अनुसार विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ प्रदर्शित करते हो या भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होता हो, तो उन्हें अनेकार्थी। क्योंकि प्रयोग के समय जो भी उनका अर्थ होता है वो बदल जाता है, इसलिए उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। अब जैसे उत्तर का मतलब तो उत्तर दिशा, उत्तर का मतलब जवाब भी होता है। अब गुरु का मतलब शिक्षक भी होता है, गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, बड़ा होता है या भारी होता है। अब फल तो एक फल होता है, एक नतीजा होता है, एक चाकू फल होता है। चाकू नहीं, चीकू फल होता है। आगे है विलोमार्थी। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विलोमार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे छोटा का बड़ा, आगे का पीछे, कम का अधिक, ऊंच का नीच, मोटा का दुबला, जीवन का मृत्यु आदि ऐसे शब्द हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट, विपरीत का मतलब उसका उल्टा अर्थ प्रकट करना। जैसे जीवन का मृत्यु हो गया, छोटा का बड़ा हो गया, मोटा का दुबला हो गया। अब है अर्थ के आधार पर दूसरा भेद है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बपड़ा है, पुस्तक है, लमक है, धमक है। अब है जो शब्द स्वतंत्र रूप में किसी अर्थ का बोध नहीं कराते उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनसे आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है। जैसे चाय वाय, रोटी बोटी, पानी वानी। तो चाय एक सार्थक शब्द है, वाय एक निरर्थक शब्द है, रोटी बोटी, पानी वानी। तो देखो इसमें आपको उसने बताया है कि एक सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं तो इनका निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। सीधी सी बात कहें कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चटपट, खटपट, खड़खड़, सरसर आदि सभी निरर्थक शब्द हैं, परंतु ये संदर्भ वर्ष अर्थ देते हैं। ये कभी कभी अर्थ भी देते हैं प्रयोग के आधार पर। जब जैसा प्रयोग हो जाता है तो ये आश्चर्यजनक रूप में अर्थ प्रदान कर देते हैं। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर चार प्रकार के होते हैं: तद्भव, तत्सम, देशज तथा विदेशी। अब है तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत। तत्सम का अर्थ है उस संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे दुग्ध है, आश्चर्य है, एकत्र है, क्षेत्र है, पुस्तक है, अग्नि है, शिक्षक है, आकाश है, पुष्प है। तो ये बिना परिवर्तन के सीधे प्रयोग या व्यवहार में लाए जाते हैं।
अब दूसरा है तद्भव शब्द। तो तद्भव का मतलब होता है जो शब्द मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में रूप बदल कर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अब आपको इससे बता दें, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द अपना रूप परिवर्तन कर हिंदी में मिल गए हैं। होते तो ये संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी के आधार पर इन्हें प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अग्नि एक तत्सम शब्द है, तद्भव रूप है आग, तो हिंदी में आग का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध दूध, और इसके बाद अंधकार तो अंधेरा, अश्रु तो आंसू, कर्ण तो कान। तमाम प्रकार के तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अब तत्सम और तद्भव शब्द देख लेंगे। अब है यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यान देना है बच्चों इस पर। तो रात्रि एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव होता है रात। गिरह का घर, मयूर का मोर, चतुर्थ का चार, गर्दभ का गधा, चर्म का चमड़ा, उज्ज्वल का उजाला या उजला, घिरत का घी, श्रावण का सावन, भगनी का बहन, हस्त का हाथ, निद्रा का नींद, उच्च का ऊंचा, हास्य का हंसी, बाहु का बाएं और नासिका का नाक, चंद्र का चांद और चैत्र का चैत, अंगुष्ठ का अंगूठा, आम्र का आम, इष्टिका का ईट, व्याघ्र का बाघ, उल्लूक का उल्लू, चूर्ण का चूरन, भिक्षा का भीख, ग्रंथि का गांठ और कृषक का किसान। अर्ध भी है, एकत्र भी है, ओष्ठ भी है तो ओठ हो जाएगा, क्षीर है तो खीर है, ग्राम है तो गांव है। तमाम प्रकार के तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तो आपकी बुक में जितने दिए हैं हमने आपको बता दिए हैं, तो इनको एक बार फिर से पढ़ना। अब है अगला देशज शब्द। तो देशज शब्द होते क्या हैं? हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियां होती हैं जो प्रांत की, उनके शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा के स्थान पर पाए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो प्रांतीय बोलियों से लिए गए हैं और हिंदी भाषाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे भिंडी है, किलकारी है, मिर्च है, खचाखच है, कपास है, कड़क है, ताला है, मुकुट है, पापड़ है, चिकना है, फटाफट है और पटाखा है। तो ये कई प्रांतीय बोलियां हैं, उनके शब्द लिए गए हैं। दूसरा है, अगला है विदेशी शब्द। तो जो विदेशों के शब्द लिए गए हैं, जो कई अन्य भाषाओं के शब्द लिए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है। तो जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं और थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया गया है, वे आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे अंग्रेजी शब्द है, टैक्स है, डॉक्टर है, कोट है, बोट है, स्टेशन है, बिस्कुट है, लैप है, इंजन है, प्लेट है, कॉलेज है, सूटकेस है, पेन है, पेंसिल है, रेडियो है, टेलीविज़न है। तो ये तमाम प्रकार के जो अंग्रेजी भाषा के हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। अब दूसरा है अरबी। तो किताब है, हलवाई है, ख़त्म है, नगद है, ईमान है, साफ़ है, हकीम है, असर है। अब तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं, चम्मच है, बारूद है, सराय है, कुली है, चाकू है, बहादुर है। तो हमें पहले पता नहीं होता था कि ये किस भाषा के, लेकिन व्याकरण के बाद पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये तमाम भाषाओं के शब्द हैं।
अब पुर्तगाली शब्द जैसे पादरी, बाल्टी, आल्पिन, पपीता। अब फारसी शब्द तो देख लेते हैं। बुलबुल है, अगर है, आसमान है, दरवाज़ा है, मेहनत है, कारीगर है, आमदनी है, बुखार है, गंदा है, खुश है, मजदूर है, समोसा है। तो जो ये हैं तो आप देख सकते हैं, देखो ये कई भाषाओं के शब्द हैं और जो हिंदी भाषा में मिल गए हैं तो ये विदेशी शब्द कहलाने लगे हैं। तो कह सकते हैं कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग में लाए जाने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पेन है, पेंसिल है, कत्ल है, कलम है, तारीख है, रिश्वत है, खत है, आदमी है, ज़मीन है, खूबसूरत है, बाजार है, तोप है, कैंची है, लाश है, बारूद है आदि। तो ऐसे कई तमाम शब्द हैं जो हिंदी विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग में होने लगे हैं। अब है व्युत्पत्ति या अथवा रचना के आधार पर। तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर पढ़ना है। तो ये सब 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋण शब्द। तो ऋण शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है, ऐसे पिछले शब्द जिनका खंड करने पर उनके खंडों पर कोई अर्थ ना निकले। तो ऐसे शब्द हैं कि जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वे ऋण शब्द कहलाती हैं। जैसे जल है तो जावला जल, तो जल जा प्लस ला, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये तो बाण हो जाते हैं। इसलिए जो ऋण शब्द होते हैं उनके खंड नहीं किए जा सकते। कैसे खंड? सार्थक खंड, जिनका कोई अर्थ ना हो, ऐसे खंड नहीं किए जा सकते जो अर्थ प्रदान करें। अब दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई प्लस घर तो रसोई घर, राष्ट्र प्लस पति तो राष्ट्रपति, सेना प्लस पति तो सेनापति, शिव प्लस आलय तो शिवालय, भोजन प्लस आलय तो भोजनालय, फल प्लस दार तो फलदार, देश प्लस प्रेम तो देश प्रेम। तो जो शब्द होते हैं जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं एक नए शब्द का उत्पादन करते हैं या बनाते हैं, जो नए शब्द बनाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा है योग ऋण शब्द। तो योग ऋण शब्द क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं एक तीसरे शब्द या किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जो भी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या ऐसा भी कहते हैं, ऐसे योग शब्द जो विशेष अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कह सकते हैं लंबोदर। तो लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर, तो उदर का मतलब जिसका बड़े पेट वाला अर्थात गणेश जी। अब दशानन तो 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो आनंद का मतलब मुख होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो नीला है कंठ का मतलब जिसका गला नीला है तो शिव जी हैं। और भी होते हैं चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु, पंचानन, 5 मुख वाले अर्थात शिव जी।
तो ये देखो तीसरा अर्थ कोई प्रकट होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। कोई विशेष अर्थ की उत्पत्ति होती है तो उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। आगे है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर बच्चों बताएं दो ही प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अभिकारी। तो विकारी शब्द और अभिकारी शब्द होता क्या है, तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल पुरुष तथा इनके कारण इनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लिंग के आधार पे है, तो लिंग बदल गया, लड़की पढ़ती है, तो देखो इनमें परिवर्तन आ गया। वचन के आधार पर लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं, तो ये वचन के एक वचन और बहुवचन के आधार पे है। अब कारक के आधार पर लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ने दो, तो ये देखो को विभक्ति लग गई, तो देखो इसमें परिवर्तन हो गया। यहाँ पढ़ता था तो पढ़ने दो हो गया, देखो परिवर्तन हो जाता है। अब विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसके चार भेद होते हैं। अब अन्य विकार देखिए, तो संज्ञा लड़का लड़के, सर्वनाम वह उसने उससे उसको, विशेषण पतला पतले पतलों, क्रिया पढ़ा पढ़े पढ़ी पढ़ते पढ़ेंगे। तो इनके उदाहरण हैं। अब आगे सब चलते हैं। तो अभिकारी शब्द, तो अभिकारी शब्द तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करते समय कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे काल हो, चाहे इनमें परिवर्तन होता हो, लेकिन इनके शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अभिकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे लड़का तेज दौड़ा, तो लड़का हो लड़के कर दो तो तेज रहेगा, तो ये अभिकारी शब्द होता है। देखो वह आज आएगा, तो वे आज आएंगे। कोई भी परिवर्तन हो, लिंग हो, वचन हो, काल हो, किसी के अनुसार परिवर्तन होने पर इनके शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अभिकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उपयुक्त उदाहरण में तेज, आज तथा भीतर सभी परिस्थितियों में समान है। देखो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे लिंग बदल रहा हो, चाहे वचन बदल रहा हो, चाहे पुरुष बदल रहा हो, चाहे काल के कारण या समय बदल रहा हो, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कोई विकार का मतलब कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः ये अभिकारी शब्द हैं। अब है शब्द और पद। तो शब्द और पद के बारे में जानेंगे। तो शब्द और पद क्या होता है, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द बन जाता है। कोई भी वाक्य है जब, या कोई भी शब्द कह सकते हैं, तो कोई भी शब्द है जब वो वाक्य में प्रयुक्त में हो जाता है तो वो पद बन जाता है। परंतु जब शब्द किसी वाक्य का अंग नहीं होता है, किसी भी वाक्य का कोई अंग नहीं होता है और वह स्वतंत्र होता है, तो वह शब्द कहलाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो उस समय वो शब्द होता है, वो पद बन जाता है। परंतु जब शब्द स्वतंत्र होता है तो वो शब्द कहलाता है। इसका फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में अभ्यास की बात करेंगे।